हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे समास। और समास से जो है अलग अलग परीक्षाओं में जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे हम लोग जो है आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं समास। सबसे पहले ऊपर हमारा हेडिंग होगा समास। समास। और हम लोग जो है समास की परिभाषा लिख लेते हैं कि आखिर समास है क्या। तो लिखते हैं हम लोग समास, और इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। इसकी परिभाषा लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध के परस्पर संबंध के मेल से नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है। सार्थक शब्द का निर्माण होता है। तो उसे समास कहते हैं। तो अब ये अगला जो हमारा हेडिंग होगा समास के प्रकार। अगला हेडिंग हम लोग बनाएंगे समास के प्रकार। पहले इसका थोड़ा सा कुछ उदाहरण भी लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दो पद मिलेंगे तो जो नया पद बनेगा, जो नया सार्थक शब्द बनेगा, तो उसको समास कहते हैं। तो जैसे में कुछ उदाहरण भी हम लोग ले लेते हैं। कुछ उदाहरण भी लेकर के हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मतदाता। यानी इसका अर्थ हुआ मत देने वाला। उसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं, ग्रंथकार। तो ग्रंथकार का मतलब होता है ग्रंथ को लिखने वाला। तो अब हम जो है इसमें अगला हेडिंग हम लोग बनाते हैं समास के प्रकार। यानी इसमें हम लोग जानेंगे कि समास जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे हम लोग लिखते हैं कि समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं।
अब बारी बारी से हम इनका नाम भी लिख लेते हैं। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो समास का प्रकार है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। इसी क्रम में जो दूसरा प्रकार है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और इस क्रम में जो इसका तीसरा प्रकार है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा इसका प्रकार है, समास का जो चौथा प्रकार है वो है द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और छठा प्रकार है, समास का जो छठा प्रकार है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, यहाँ गलत हो गया, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है समास को की जो परिभाषा है उस समास की परिभाषा को समझा। इसके जो प्रकार है, जो 6 प्रकार के हैं, उन 6 प्रकार का नाम हम लोगों ने लिखा। अब ये जो समास के जो 6 प्रकार है इनकी परिभाषाएं हैं और इनके कुछ उदाहरण भी हम लोग लेंगे, ताकि वहाँ से जब हम लोगों के प्रश्न में जो है, यानी क्वेश्चन पेपर में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम लोग उसको हल कर पाए। तो आइए इनको बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे जो 6 प्रकार दिए गए हैं समास के, उन प्रकारों को हम लोग जो है लिखते हैं हेडिंग बना के। तो पहला जो हम लोगों ने इसका प्रकार लिखा हुआ था वो था अव्ययी भाव समास। तो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो है अव्ययी भाव समास जो है किसे कहते हैं। तो लिखेंगे जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद, जिस समास में पूर्व पद यानी इन द ब्रैकेट पहला पद प्रधान होता है। जिस समास के पूर्व पद यानी पहला पद अवयव या प्रधान, यहाँ अवयव भी लिख सकते हैं, अवयव या प्रधान होता है। अवयव या प्रधान होता है, या फिर उपसर्ग होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे यथा स्थान, यथा एक ही में होगा, यथा स्थान, जैसे
यथा स्थान। कुछ और भी उदाहरण हम लोग लेते हैं। यथा समय, प्रतिदिन, यथा समय, प्रतिदिन, यानी जिस शब्द का भी जो है पहला पद, जिस शब्द का भी पहला पद या पूर्व पद या तो अवयव हो या फिर उपसर्ग हो या वह प्रधान हो, तो इस तरह का जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसी प्रकार इसका दूसरा जो हम लोगों ने प्रकार लिखा था वो था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को जो है हम लोग, इसकी जो परिभाषा है उसे हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखेंगे जिस समास के पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद जिस समास का पूर्व पद अप्रधान तथा उत्तर पद अप्रधान, पूर्व पद अप्रधान तथा उत्तर पद प्रधान हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे शब्दों को उदाहरण के स्वरूप में लेंगे जिसमें उसका उत्तर पद प्रधान हो। जैसे यहाँ हम लोग ले लेते हैं मतदाता। तो यहाँ जो अर्थ है, दाता जो शब्द है लास्ट में जुड़ा हुआ है, यही यहाँ प्रधान है। मत का मतलब तो मत, वोटिंग जो हम लोग करते हैं, और इसको जो देने वाला है वही प्रधान है यहाँ। तो मत देने वाला, यानी इस शब्द में जो दाता है वह प्रधान है, मत देने वाला। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, ग्रंथकार। जैसे कि ऊपर हम लोग लिए हुए थे ग्रंथकार। तो इसका होगा ग्रंथ लिखने वाला। ग्रंथ लिखने वाला। तो जो इसमें ग्रंथ है वो प्रधान नहीं है, वो शब्द प्रधान नहीं है, लेकिन इसको जो लिखने वाला है वह प्रधान है। तो ये लास्ट वाला जो इसमें लगा हुआ है इस ग्रंथ के साथ में, वह प्रधान है, यानी ग्रंथ लिखने वाला। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने जो तीसरा समास का जो तीसरा प्रकार था वो हम लोगों ने लिखा था, और वो था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं कि आखिर जो है कर्मधारय समास क्या है। तो लिखेंगे इसको हम लोग, कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उत्तर पद में
पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष्य एवं उपमान उपमेय उपमान उपमेय उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास कहलाता है। कुछ उदाहरण हम लोग इसको ले लेते हैं इसमें, जैसे काली मिर्च, काली मिर्च, नीलकंठ महापुरुष, महापुरुष इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने समास के जो 3 प्रकार है उन 3 प्रकारों को समझा। अब आगे के जो 3 प्रकार है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आगे के जो समास के जो 3 प्रकार है उन प्रकारों को भी हम लोग देख लेते हैं, उनकी परिभाषाएं जो है, और साथ ही साथ उनके कुछ उदाहरण को भी लेते हुए हम लोग इसे समझेंगे। तो अगला हम लोग लिखते हैं, जो चौथा प्रकार था वो है द्विगु समास। चौथा प्रकार था जो हम लोगों ने लिखा था वो था द्विगु समास। द्विगु समास। तो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि द्विगु समास कहते किसको है। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाचक हो। तथा पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। तो इसके भी कुछ उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे नवरत्न। अब यहाँ देखा जाए तो ये 9 जो है यह संख्यावाचक जो है शब्द है, जो कि पूर्व पद है वो संख्यावाचक शब्द है। इसी तरह कुछ और भी उदाहरण ले लेंगे। सप्तद्वीप। तो यहाँ सप्त जो है यह 7 को जो है संबोधित करता है, तो यहाँ भी संख्यावाचक हो गया। उसी तरह से चौराहा, तो यहाँ भी चौ जो शब्द है ये 4 को इंगित करता है। तो इस तरह के जो शब्द जिसमें पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो, जिसके पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो, इस तरह के जो शब्द होंगे वह जो है
द्विगु समास होंगे। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जो समास का 5वां प्रकार लिखा था वो था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो इसकी भी परिभाषा जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ उदाहरण जो है साथ में हम लोग लेके इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हों, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का दृष्टि से दोनों अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, इनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, इनके मध्य संयोजक शब्द। अब ये संयोजक शब्द कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। जैसे और, एवं, या, अथवा। जैसे और, एवं, या, अथवा, ये सब संयोजक शब्द है। और इन संयोजक शब्दों का लोप हो तो ऐसे शब्द द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब कुछ उदाहरण जो है हम इनके ले लेते हैं। जैसे माता पिता, जैसे हम लोगों ने लिखा माता पिता, तो इसका जो हुआ मतलब अर्थ, तो माता और पिता, तो यहाँ जो और है इसका लोप हुआ है। और क्या है? संयोजक शब्द है और इसका यहाँ लोप हो गया, तो सीधे सीधे हम लोगों ने क्या लिख दिया? माता पिता। उसी तरह हम लोग लिखेंगे भाई बहन, दाल रोटी। इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा और, दाल रोटी। यानी वैसे शब्द जिसमें दोनों ही प्रधान हो तथा इसमें जो संयोजक शब्द है उनका लोप होता है, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार जो हम लोगों ने इसका जो छठा प्रकार लिखा था वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो आइए इसकी परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं और उदाहरण के साथ में इसे भी समझने का प्रयास करते हैं।
तो जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें जो है न तो पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, अर्थात कोई अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात कोई अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात कोई अन्य पद प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब इसके भी जो है कुछ उदाहरण को हम लोग लेते हैं, जैसे महात्मा, तो इसमें ना ही जो है पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है, इसमें जो समस्त शब्द बना वो प्रधान है। जैसे नीलकंठ, लंबोदर इत्यादि। तो इस तरह के शब्द जिसमें ना ही पूर्व पद प्रधान हो ना ही उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि इन दोनों ही पदों से जिस एक नए पद का निर्माण होता है वो पद प्रधान होता है, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वह जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से बड़ी ही सरलता के साथ हम लोगों ने जो है समास को और उसके जो प्रकार हैं उन प्रकारों को जो है समझने का प्रयास किया। तो इस तरह का वीडियो आप और भी अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी जो है ये जो चैप्टर है वो समझ में आ जाए और वो लोग भी जो है इसका लाभ उठा सकें।